प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। मनीष जी, आपका पहले तो प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और इसके साथ ही ये सवाल है कि आपने इतना बड़ा चेन कैसे तैयार कर लिया ब्लड बैंक का, बिना किसी सरकारी मदद और बिना किसी प्राइवेट के सहयोग के। आपने कैसे ही तैयार किया और क्यों तैयार किया, मानी कहाँ से इसकी आपको प्रेरणा मिली? सबसे पहले तो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म के सभी दर्शकों का हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि आपने एक ऐसे विषय को चुना है जो एकदम दिल के करीब है। आम पीड़ित मानवता की सेवा के में एक मिसाल कायम कर रहा है। इसकी शुरुआत मुझे भी पता नहीं कैसे कब ये कारवां इतना बड़ा हो गया। कहते हैं कि अगर आप अच्छा कार्य करने के लिए शुरू करते हैं तो ये कारवां अपने आप बनता चला जाता है। मुझे पता भी नहीं था, 1991 में मुझे अपनी मदर को लेकर वेल्लोर जाना पड़ा था और मदर को सीरियस हालत में एक ऑपरेशन होना था। सीएमसी वेल्लोर में ये ऑपरेशन शेड्यूल्ड था। मुझे नहीं लग रहा था। डॉक्टर ने जवाब दिया था, बीएस रामाकृष्णा एशिया के सबसे बड़े गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि आपकी मदर बहुत सीरियस है और मे भी ऑपरेशन टेबल पे भी डेथ कर सकती है। तो ऐसे ही हमने एक ईश्वर का ध्यान लगाया और ईश्वर को कहा कि अगर आज मेरी माँ ठीक हो जाती है तो मैं पहली बार ब्लड डोनेट करूंगा। माँ का जो ऑपरेशन के बाद जो रूम कमरा मिला हुआ था वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के बगल में था। तो दिन में 3 बार 4 बार आते जाते के दरमियान आपको पता है कि सीएमसी वेल्लोर में उत्तर भारत के ज्यादातर रोगी जाते हैं, हिंदी भाषी रोगी ज्यादा होते हैं। तो उनकी पीड़ा को हम लोग आप भाषा के माध्यम से समझ पा रहे थे और रोज कोई ना कोई मिलता था जो लगता था कि जिसको ब्लड की जरूरत है और वहां कोई ब्लड देने वाला होता नहीं था। मैं जिस शांति भवन धर्मशाला में था, दिन में शाम को जाता था, जितने लोग होते थे हम लोग को लगता था क्या करें कैसे करें। अचानक से ईश्वर ने रास्ता दिखाया और हम लोग जिनसे सब्जियां लेते थे, उस समय पब्लिक टेलीफोन बूथ का जमाना था। पब्लिक टेलीफोन बूथ पे बैठते थे घर बात करने के लिए, तो लंबी लंबी लाइनें होती थी। उसी में उनके दर्द को हम लोग शेयर करते थे और रोज एक व्यक्ति को हम लोग डोनेशन के लिए ले जाते थे। और इस तरह से ये जो चैन शुरू हुआ था। उसके बाद माँ ईश्वर की कृपा से ठीक हुई और जब हम पटना आए, वहां पे पहली बार 1991 में पहली बार मैंने, जिस दिन मेरी ट्रेन थी उस दिन पहली बार ब्लड डोनेशन किया। और उसके बाद जब पटना आया तो मैं हर चौथे महीने तीसरे महीने जाके ब्लड डोनेट करता था पीएमसी में। पीएमसी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जाके डोनेशन का काम शुरू किया। 2006 में पीएमसी के बगल में मेरी दुकान गोविंद मित्रा रोड में थी। एक बच्चा आया, बोला कि अंकल मेरी माँ बहुत सीरियस है और उन्हें 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है। और चूंकि 1 महीना पहले मैंने ब्लड दिया था तो मैंने क्या किया कि उस मैसेज को एक 2 लाइन का मैसेज बना के ऑर्कुट पे डाल दिया। उस समय सोशल मीडिया में ऑर्कुट चलता था। ऑर्कुट में डालने के बाद क्या हुआ राजेश भैया कि सारे दोस्त नाराज हो गए कि यार सुबह सुबह एंटरटेनमेंट का साइट है और तुमने ये क्या डाल दिया है। इसके हम लोग का सुबह सुबह मूड खराब हो गया। उसी में से एक दोस्त संजय अग्रवाल है, वो जाके ब्लड डोनेट कर दिया। 1 हफ्ते के बाद उस बच्चे की माता जी ठीक हुई। वो आकर पैर छू रही थी और उस सोशल मीडिया का वो पहला मैसेज था जो मैंने ऑर्कुट पे डाला था। वहां से जो ये सिलसिला शुरू हुआ। एक बुजुर्ग महिला अगर आपका पैर छूती है जबकि आप सिर्फ माध्यम मात्र होते हैं, तो आप उस बात की कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के कितने रोगियों की आप मदद कर सकते हैं। उसके बाद से क्या हुआ, जब मैं सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे दुकान जाता था तो 9 बजे मैं पीएमसीएच जाने लगा और रोज ब्लड बैंक के पास खड़े होके 10-15-20 मिनट में वहां बैठ के वहीं पे हम लोग चाय वाय पी लेते थे कि कोई बेहद जरूरतमंद है जिसके आसपास कोई नहीं है, उसके लिए प्रयास शुरू किया हम लोगों ने। और हफ्ते में कम से कम 2-4 लोगों का ये ब्लड डोनेशन का शुरू किया। और उसके बाद ऑर्कुट पे हम लोगों ने डालना शुरू किया। ऑर्कुट में डालने के बाद हम लोग जो ब्लड डोनेट करते थे उनका फोटो लगाते थे, आज के हीरो हैं ये, आज के हीरो हैं ये, सब लोग अप्रिशिएट करते थे। वहां से ऑर्कुट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर होते हुए आज आपको पता है कि आज की स्थिति में पूरे देश में आप ये नहीं सुन रहे होंगे कि ब्लड नहीं मिलने की वजह से किसी की जान गई है। तो यही अचीवमेंट है ईश्वर के का दिया हुआ एक माध्यम है जिसको हम लोग पूरा करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। अगर हमें ब्लड चाहिए तो हम कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं?
या हमारे दर्शक को अगर ब्लड चाहिए, ईश्वर ना करे ब्लड की जरूरत पड़े किसी को, लेकिन अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वो कैसे आपसे संपर्क करे और कैसे उनकी मदद मिल सकती है? देखिए, हम लोग सोशल मीडिया पे कई आईडीज हैं। बिहार ब्लड बैंक करके एक पेज है। माँ वैष्णो देवी सेवा समिति करके एक पेज है। मुकेश सिसारिया के नाम से पेज है। आप इसके इन सब माध्यमों से जा सकते हैं। आप अपने स्क्रॉल में नंबर चला सकते हैं। 2-3 हमारी संस्था के सदस्यों का नंबर है, उसको चला सकते हैं। और आजकल मीडिया में किसी न किसी माध्यम से आप कभी भी पहुंच सकते हैं। वो नंबर हम आपको दे देते हैं, स्क्रॉल चला लीजिएगा आप। 93,083,93,446 70,700,93,446 72,777,77743। इस तरह के कई नंबर हैं जिसके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। और हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि हम लोग रक्त के संकट के समय अगर कोई परेशान है तो उसकी पीड़ा को कम कर पाए। आपके पास इस तरह के अभी कितने डोनर हैं एट ए टाइम? आप अगर देश को, किसी इंसान को, प्रदेश को जरूरत पड़ सके तो एट ए टाइम आपके कितने डोनर हैं जो एक साथ आपके कहने पर या आपके संस्थान के आग्रह पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं? कितना यूनिट ब्लड मिल सकता है? अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा। कोविड के टाइम में पेशेंट जो डोनर हैं, हम लोग उनको नहीं कहीं बोलते हैं जाने के लिए। और वैसे एट ए टाइम कोई भी रिक्वायरमेंट आता है, विदिन 1 से 2 घंटे के अंदर में कोई ना कोई डोनर वहाँ पे डोनेशन करने के लिए पहुंच जाता है। कई रेयर ब्लड ग्रुप्स है, ओ निगेटिव है, ए निगेटिव है, ए बी निगेटिव है, ए निगेटिव है। ये अगर किसी आप लोग के माध्यम से पहले हम लोग प्रयास करते हैं। अगर आप लोग से फिर हम लोग सेकेंडरी में आप लोग को आग्रह करते हैं। जब आप लोग से के साथ-साथ हम लोग यहाँ पे कई आरजेज हैं रेडियो के, जो रेडियो जॉकी हैं, उनसे आग्रह करते हैं। वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अनाउंस करते हैं। तो आजकल सारे लोग जुड़ते चले गए हैं, एक कारवां बन गया है। और सारे लोग अपने-अपने पेज पे जब जिस समय लगाते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा राजेश भैया, एक-एक पेशेंट के पास रेयर ग्रुप के 10-10 लोगों का फ़ोन चला जाता है। अभी कोविड में 3 साल से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। वैसे मतलब लगभग कोई भी ऐसा रेयर ग्रुप का बंदा नहीं है जो आपको एक मैसेज पे नहीं फ़ोन करेगा या नहीं उन तक पहुँच पाएगा। हम ये जानना चाहेंगे कि कोविड काल में जब संकट का ये दौर चल रहा है, इस दौर में अगर किसी मरीज को परिजन को आपकी जरूरत हो तो क्या आपके ब्लड बैंक से जुड़े हुए सहयोगी वहाँ ब्लड डोनेट करने पहुंचेंगे? क्या अभी स्थिति क्या है कि अभी जैसे आप बोले कि ये कारवां कैसे बड़ा हुआ है, तो इस कारवे की बदौलत क्या है, लगभग सभी ब्लड बैंक के लोग, उनको पता चल गया है कि हम लोग का मिशन क्या है, हम लोग का मोटो क्या है। सभी ब्लड बैंक के लोग मदद करने लगे हैं। अभी अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी पेशेंट को ओ नेगेटिव की ज़रूरत है, उनका कॉल आया, तो पेशेंट अगर किसी किसी जगह भर्ती है, उससे हम लोग पहला सवाल पूछते हैं कि ब्लड में क्या कंपोनेंट चाहिए। हम लोग जानते हैं 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों की ज़िंदगियाँ बचाता है। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और पीआरबीसी के माध्यम से। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कई मर्तबा लिखते हैं होल ब्लड। तो इस तरह ब्लड के 4 रूप मौजूद हैं, होल ब्लड, पीआरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो ये 4 चीज़ में हमारा सवाल होता है कि क्या चाहिए, और हम लोग किसी भी ब्लड बैंक वाले को रिक्वेस्ट करते हैं, वो एट ए टाइम ज़रूरतमंद के लिए बिना किसी रिप्लेसमेंट के भी ब्लड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बाकी हम लोग 2-3 दिन के अंदर किसी न किसी डोनर को भेजकर उनका ड्यूज़ क्लियर कर देते हैं। इसके साथ साथ आपका और क्या सा समाज के लिए योगदान है? आप किस तरह का और योगदान करते हैं? 2009 में हम लोग लगभग 3 बिजनेसमैन मिलकर एक संस्था बनाए थे, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति। और हम लोगों का पहले दिन से मोटो था कि हम लोग पीड़ित मानवता के लिए कुछ काम करेंगे। संस्था अक्टूबर 2009 में बन गई। उसके बाद लोग जुड़ते चले गए। फिर अचानक से हम लोगों को लगा कि अक्टूबर में कि अब हम लोग क्या सेवा करें। ब्लड डोनेशन का तो उतना उस समय था नहीं, लोग देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हम लोग अपने घर से अपनी शुरुआत किए। हम लगातार ब्लड दे रहे थे, हमको देख के और दोस्त जुड़ते चले गए। राजा पाकड़ की ये घटना थी वैशाली की, आग ने खाक कर दिए शादी के सपने। उस गाँव में उस समय आग लगी थी, आग लगी से लगभग 16 शादियाँ कैंसल हुई थी। एक न्यूज़पेपर में वो छपा था, उस पेपर में छपने के बाद हम लोग एडिटोरियल टीम से हम लोग राजा पाकड़ गए और वहाँ पे हम लोगों ने लोगों से आग्रह किया कि आप बताइए हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। 16 शादियाँ एक साथ उस गाँव में कैंसल हुई है। तो वहाँ से 6 परिवार तैयार हो गए शादी करने के लिए। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने उन 6 परिवार के साथ 2010 से अनाथ बच्चियों की शादी का कार्यक्रम शुरू किया, जो
पिछले 10 साल 2019 तक 2020-21 में कोविड की वजह से नहीं हुआ, 488 अनाथ बच्चियों की शादी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसके साथ कोविड काल में हम लोगों ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए काम किया है। इसमें जो भी पीड़ित होता है, उसको जिस तरह हम लोग को जीने के लिए हमेशा खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह उन बच्चों को जीने के लिए हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। इनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास है। कोविड काल में हम लोगों ने बड़ी मेहनत से इनके लिए ब्लड की व्यवस्था की है, इनको जीवित रखने का प्रयास किया है। क्योंकि कोई धरती पर ईश्वर ने अगर किसी को भेजा है, तो उसको धरती पे हम लोग को अपनी मदद से उसकी पूरी सुरक्षा और सेवा करनी चाहिए, तभी हमारे आने का जीवन सार्थक होता है। तो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हम लोगों ने पिछले 2019 में 2 अप्रैल को मेरे पास एक कॉल आया था, 2020 में 2020 2 अप्रैल को, कि जगत नारायण रोड से कॉल था कि भाई साहब आप लोग मुक्ति रथ देते हैं, अंतिम संस्कार के लिए घर से घाट तक की सुविधा देते हैं। तो हमारे फादर का देहांत हुआ है, कोविड की वजह से देहांत हुआ है। हमारे फादर 5 भाई थे, पाँचों भाई को उन्होंने एस्टैब्लिश्ड किया है, और लेकिन आज 2 किलोमीटर के एरिया में रहने के बाद भी हम और मेरे फादर के अलावा हमारे घर में कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसी समय हम बांसघाट गए, वहाँ से हम लोगों ने उनके लिए लकड़ियाँ जिनको हम लोग जिस पर अर्थी रखते हैं वो खरीदा, कफन का कपड़ा हम लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से उनके घर भेजा, 4 वहाँ से डोम राजा को भेजा। ये लोग सारी बॉडी उतार के पहली बार वो 2 अप्रैल 2020 को हम लोगों ने पहली बार बॉडी डिस्पोजल का काम किया। और उसके बाद से पिछले 2 साल में बहुत मतलब तकलीफ के साथ बताना पड़ा, लगभग 300 डेड बॉडीज का डिस्पोजल गुलबी घाट और बांस घाट पे हम लोग करवाने में माध्यम बने हैं। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कम से कम इस तरह के कामों में कि किसी को जरूरत नहीं पड़े। कोविड काल में जो पिछली बार एक चीजें चर्चा में आई कि 10 रुपए की दवा 100 रुपए में मिल रही थी, जो 200 रुपए के, ऐसे लोगों के लिए जहां एक और मानवता का इतना बड़ा सच सामने आ रहा है, दूसरी ओर मानवता का इतना घिनौना रूप भी पिछली बार सामने आया था, वैसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस पवित्र व्यवसाय को माने एकदम अब पवित्र करने पर तुले हुए हैं? बहुत तकलीफ होती थी जब हम लोगों को लगता था कि हमारे आसपास के लोग इस पीड़ा की घड़ी में भी व्यवसाय कर रहे हैं, इस पीड़ा की घड़ी में भी संकट के समय पड़े लोगों को मदद की बजाय उनको चूसने का काम कर रहे हैं, तो दिल दहल जाता था हम लोगों का। और उसके बाद भी हम लोग प्रयास करते थे कि हम लोग उनको कन्विंस कर पाएं, लेकिन उस समय लगभग जितने लोग थे का लगभग आधे से ज़्यादा लोग में मानवता दवा में जो हम लोग देख रहे थे, मानवता नहीं थी। और हम लोग बार-बार उनको बताते थे, हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी कारण के समाधान के लिए हुआ है, और उस समाधान में अगर आप माध्यम बनेंगे, तो आपके साथ-साथ आपका परिवार भी उसी खुशी में जिएगा। अगर किसी पीड़ित के चेहरे पे अगर आप मुस्कान लाते हैं, तो वो खुशी कई गुना ज़्यादा वापस लौटकर आपके परिवार के पास आती है। हम लोगों ने कई लोगों का उस समय भी मदद करने का प्रयास किया था। और हम लोग बार-बार एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर कुछ अच्छा करना है, तो अपने घर से शुरू करें। दवा व्यवसायियों को हम लोगों ने बताया कि ज़िंदगी भर हम लोग को बिज़नेस करना है। इस संकट की घड़ी में अगर हम लोग थोड़ा-सा भी मदद करेंगे, थोड़ा-सा कंसीडर करेंगे, तो ये दुनिया बहुत खुशहाल होगी। उसमें हम लोग कई लोगों को समझाने में सफल भी रहे, और कई जगह पीड़ा कम करने में भी हम लोग सहायक बने। धन्यवाद आपको कि आप इस तरह से ही कर रहे हैं। हम लोग को उम्मीद है कि तीसरी लहर में वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, लेकिन आपकी एक पहल से अगर वैसी स्थिति आई तो इस बार ब्लैक मार्केटिंग कम से कम दवा की नहीं हो, किसी का दवा के चलते सांस ना रुक जाए, ऐसा एक पहल आपसे उम्मीद है कि इस बार भी आप करेंगे। जिसमें आपके माध्यम से बताते हैं कि जीवन वही जीते हैं जो दूसरों के लिए काम आते हैं। ईश्वर ने बहुत चुन के आपको धरती पर भेजा है, और धरती पे आपका बहुत कर्ज है। जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक, जन्म के समय आपको नर्स और डॉक्टर काम आते हैं, और अंतिम संस्कार में डोम राजा मुखाग्नि देते हैं। उस समय तक हर कदम पर समाज आपके साथ होता है, और उस समाज के रीढ़ को अगर किसी भी पीड़ित चेहरे पे अगर आप मुस्कान लाने में माध्यम मानते हैं, बनाते हैं आप अपने आप को, तो आपका जीवन सार्थक है। अदरवाइज़ जीवन तो कोई भी जी लेता है,
जीवन अगर आप दूसरे के लिए जिएंगे तो निश्चित रूप से दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। चलिए, थैंक यू आपको प्रभात खबर से बात करने के लिए। फिर हम मिलेंगे आपके साथ एक बार फिर इस नए टॉपिक पर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।